परछाई। इधर सुहानी, निशा और विवेक सुहानी के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सुहानी अपने बेड पर बैठी थी, विवेक पास के काउच पर और निशा हमेशा की तरह कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उन तीनों के चेहरे पर इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन थे। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता है, इसका मतलब युवराज सर को उस साए से आज़ाद करने के लिए हमें पहले वो 3 कलश ढूंढने होंगे। सुहानी कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कलश में रखी उन अस्थियों का क्या करना है। सुहानी कहती है, नहीं। विवेक कहता है, इसका मतलब जब तक तुम्हें ये याद नहीं आता कि हमें उन अस्थियों का क्या करना है, तब तक हमें उन तीनों कलश को ढूंढना होगा। विवेक की बात पूरी होते ही निशा कहती है, 3 नहीं 2 कलश। तीसरा कलश उस विशिंग वेल में है जिसे उस साए ने तुम्हारे माँ डैड को। ये कहते हुए निशा खामोश हो जाती है। निशा की बात सुनकर विवेक की आंखों में गुस्सा उतर जाता है और वो कहता है, जिसे उस साए ने मेरे मम्मी पापा को मारकर वो कलश छीन लिया था। अब हमारी बारी उससे वो कलश वापस लेने की। निशा कहती है, ये आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें उस विशिंग वेल के अंदर जाना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे उसके आसपास जाते ही मृदुला हमें मार देगी। विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता है, यू आर राइट। हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट उस विशिंग वेल वाला कलश लाना होगा। निशा कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बाकी के कलश कहाँ हैं? उस अघोरी ने उन्हें 200 साल पहले अलग अलग जगहों पर दफना दिया था। 200 साल बाद हमें कौन बताएगा कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया था? विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक सुहानी को उस कलश के आसपास होने पर पता चल जाएगा। उसे पहला कलश भी बिल्कुल इसी तरह मिला था। विवेक सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों सुहानी? सुहानी अब तक निशा और विवेक की बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विवेक के आवाज देने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो चौंक जाती है। सुहानी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ, क्या कहा तुमने? विवेक कहता है, तुम ऐसा क्या सोच रही थी कि तुम्हारा हमारी बातों पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं था? सुहानी कहती है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निशा सुहानी पर शक करते हुए कहती है, कुछ कैसे नहीं? बता, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, प्रॉब्लम सिर्फ उस कलश को ढूंढना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। निशा और विवेक क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, कैसी प्रॉब्लम? सुहानी कहती है, क्या तुम लोगों को याद नहीं कि रघु अंकल ने क्या कहा था? निशा और विवेक सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी आगे कहती है, मेरे कहने पर जब पापा, रघु अंकल और विवेक के पापा ने वो कलश निकाला था और उसे अपने पास रखा था, तो उस साए ने, मेरा मतलब मृदुला ने, पापा को मार दिया। और जब वही कलश विवेक के घर पहुंचा तो उसने विवेक के मम्मी पापा को भी मार दिया। सुहानी की बात सुनकर निशा कहती है, इसका मतलब अगर हमें वो कलश मिल जाता है और हम उसे निकालकर अपने पास रखते हैं तो मृदुला हमें भी मार देगी। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। उस कलश की जमीन से बाहर आते ही मृदुला को पता चल जाएगा और वो उसे ढूंढते हुए हमारे पास हमें मारने आ जाएगी। विवेक को सुहानी की बात समझ आ जाती है। वो परेशान होकर कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? विवेक का सवाल सुनकर निशा और सुहानी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। निशा, जो अब तक खिड़की के पास टिककर कमरे के अंदर देख रही थी, वो पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। खिड़की से बाहर देखते हुए निशा अचानक से घबराहट भरी आवाज में कहती है, वो क्या था? निशा के ऐसा कहते ही सुहानी और विवेक भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? निशा पद्मिनी के घर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, मुझे ऐसे लगा जैसे हवा में उड़ता हुआ कुछ काले धुएं जैसा पद्मिनी के घर में गया। ये सुनकर विवेक और सुहानी के चेहरे में भी घबराहट के भाव आ जाते हैं। विवेक निशा से कहता है, आर यू श्योर तुमने यही देखा था? निशा घबराते हुए अपना सर हिला देती है। सुहानी फौरन खिड़की बंद करके उस पर पर्दा लगा देती है। निशा उन दोनों को देखते हुए कहती है, क्या वो साया हो सकता है? सुहानी और विवेक खामोश रहते हैं। उनके पास निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बैग के पास जाकर अपना मोबाइल देखती है तो उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। वो कॉल युवराज का था। सुहानी नर्वस होकर फोन उठाती है। सुहानी के कुछ कहने से पहले ही युवराज कहता है, कम इनटू माय रूम नाउ। सुहानी सोच में पड़ जाती है, इस वक्त युवराज सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? निशा सुहानी को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? किसका कॉल था? सुहानी कहती है, युवराज सर का, मुझे बुला रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
उनके चेहरे पर सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कान आ जाती है। सुहानी समझ जाती है कि अगर वो अभी उस कमरे से नहीं गई तो उसके दोस्त उसे चिढ़ा चिढ़ा कर एम्बेरस कर देंगे। इससे पहले निशा और विवेक सुहानी से कुछ कह पाते सुहानी उस कमरे से भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते देख निशा और विवेक की हंसी छूट जाती है और हंसते हुए वो एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। इधर सुहानी युवराज के दरवाजे पर नॉक करती है। अंदर से युवराज की आवाज आती है, कम इन। सुहानी कमरे से अंदर चली जाती है। इतनी रात को युवराज के कमरे में जाने से सुहानी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अंदर आकर वो देखती है युवराज अपने बेड पर बैठा काम कर रहा था। युवराज सुहानी को एक नज़र देखता है, फिर वापस से लैपटॉप को देखते हुए कहता है, यहाँ आओ। सुहानी युवराज के बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। युवराज लैपटॉप पर ही नज़र रखे हुए कहता है, बैठो। सुहानी युवराज से कुछ दूर बेड पर बैठ जाती है। युवराज लैपटॉप साइड में रखता है और सुहानी की तरफ एक फाइल बढ़ाता है। सुहानी युवराज को कंफ्यूज होकर देखने लगती है। युवराज कहता है, पकड़ो इसे। सुहानी उस फाइल को अपने हाथ में लेकर कहती है, ये क्या है? युवराज वापस लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, ये पेपर्स ध्यान से पढ़ लो और जहां जहां पेन से मार्क किया हुआ है वहां तुम्हें साइन करना है। सुहानी एक नज़र पेपर पर डालती है और बिना पढ़े ही उस पर साइन करने लगती है। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज कहता है, मैंने पेपर्स पढ़कर साइन करने के लिए कहा था। सुहानी उन पेपर्स पर साइन करते हुए कहती है, ये पेपर्स आपने बनवाए हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आई ट्रस्ट यू। युवराज कुछ पलों के लिए खामोश रह जाता है और सुहानी साइन करना जारी रखती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, अपने डैड का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हो ना? युवराज के ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है और अपना सर हिला देती है। युवराज उसकी आंखों में देखकर कहता है, बिजनेस का पहला रूल कभी भी बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना चाहिए। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना, आई ट्रस्ट यू। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता है, सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर अगर तुम्हें कोई भी कहीं भी साइन करने के लिए कहेगा तो तुम कर दोगी। सुहानी कहती है, आप कोई भी नहीं हो। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज की पकड़ सुहानी के हाथ पर मजबूत हो जाती है। युवराज सुहानी के आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैंने ऐसे ही तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो? सुहानी कहती है, आप ऐसा नहीं करेंगे। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो? सुहानी जवाब देती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुहानी युवराज के इन सवालों के जवाब बिना सोचे दे रही थी। वो इस वक्त युवराज की आंखों में खो चुकी थी और युवराज के सवाल पर जो बात उसके मन में सबसे पहले आ रहा था वो बस वही कहे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने सुहानी को हिप्नोटाइज कर दिया हो। सुहानी का हर जवाब युवराज के दिल को छू रहा था। वो भी बस सुहानी की आंखों में ही देख रहा था और धीरे धीरे सुहानी के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अचानक युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें सुहानी से हटाकर उसका हाथ छोड़ देता है। युवराज के हाथ छोड़ते ही सुहानी जो युवराज के चाम में खोई हुई थी उससे बाहर आती है। युवराज अपना लैपटॉप फिर से साइड करते हुए सुहानी से कहता है, ये कोर्ट के पेपर्स हैं, कल तुम्हें मेरे साथ चलकर इन्हें कोर्ट में सबमिट करना है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, कोर्ट के पेपर्स? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें मी सक्सेना की प्रॉपर्टी क्लेम करने से पहले कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि तुम ही मी महेश सक्सेना की बेटी शिविका सक्सेना हो। ये उसी के पेपर्स हैं। सुहानी कहती है, लेकिन हम कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे कि मैं ही शिविका हूँ? युवराज कहता है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हैंडल इट। सुहानी सारे पेपर्स पर अपना साइन कर देती है और उसे युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज उन पेपर्स को देखते हुए कहता है, तो आगे तुम अपना कौन सा नाम कंटिन्यू रखना चाहोगी, सुहानी शर्मा या शिविका सक्सेना? सुहानी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो कहती है, सुहानी सक्सेना। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज की नजरें फिर से सुहानी पर चली जाती है। युवराज को भी उसका सुहानी नाम ही ज्यादा पसंद था। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, कल सुबह 11 बजे रेडी रहना, हमें कोर्ट जाना है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, थैंक यू। युवराज कहता है, फॉर व्हाट? सुहानी युवराज की आंखों में उसी तरह देखते हुए कहती है, फॉर एवरीथिंग। ये कहकर सुहानी युवराज के बेड से उठ जाती है और ना चाहते हुए भी उस कमरे से बाहर जाने लगती है। युवराज भी सुहानी को रोकना चाहता था लेकिन उसे रोकता नहीं। सुहानी के जाने के बाद युवराज का फोन बजता है। युवराज देखता है कि वो कॉल उसी बॉडीगार्ड का था
जिसे युवराज ने समायरा की सिक्योरिटी के लिए अर्नव के घर में रखा था। युवराज फोन उठाकर कहता है, हेलो। वो बॉडीगार्ड युवराज से कहता है, युवराज सर, आज शाम समायरा कुछ टाइम के लिए कोमा से बाहर आई थी और फिर वापस कोमा में चली गई। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है। अपना फोन साइड में रखकर युवराज सोचता है, समायरा को कभी भी होश आ सकता है, मुझे कल ही भैरवनाथ के पास जाना होगा। रात के 12 बजे थे। युवराज अपने कमरे में सो रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था, जो 1 साल पहले तक उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखता था। तभी युवराज के चेहरे पर उस सुकून की जगह बेचैनी दिखने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। युवराज उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। युवराज साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीता है और फिर से अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। इधर रक्षा अपने घर के एक कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक हवन कुंड के साथ काला जादू करने का सारा सामान रखा हुआ था। रक्षा के चेहरे पर इस वक्त एक जीत वाली मुस्कान थी। उसके हाथों में एक काले रंग की पुतली थी जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। रक्षा के सामने वही कैरी बैग रखा हुआ था जो अक्षय उस पेड़ के नीचे छोड़कर आया था। उस कैरी बैग के पास वो रुमाल भी था जिसमें युवराज का खून लगा हुआ था। रक्षा के पास ही सीमा खड़ी थी और वो रक्षा के हर स्टेप को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस समय सीमा के मन में कई सवाल चल रहे थे। जब उससे कंट्रोल नहीं होता वो रक्षा से पूछ लेती है, गुरु माँ, ये सब क्या है और आपने उस युवराज के दोस्त को अपने वश में करके उससे ये सब क्यों मंगाया था। वैसे तो रक्षा अपनी तांत्रिक क्रिया के दौरान बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। रक्षा एक घमंड भरी मुस्कान के साथ उस पुतली को देखते हुए कहती है, अब युवराज में चाहे उस साय की शक्ति हो या समायरा की, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें ये क्रिया कल रात ही पूरी करनी होगी, क्योंकि कल वो साया भी युवराज को बचाने नहीं आ सकता। सीमा को रक्षा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो क्यूरियस होकर कहती है, गुरु माँ, कल रात ऐसा क्या होने वाला है। सीमा का सवाल सुनकर रक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, कल रात युवराज की आखिरी रात होगी और युवराज को खत्म करके मैं कल रात ही समायरा को भी मार दूंगी। अगली सुबह युवराज सुहानी के साथ कोर्ट जाने के लिए दीवान विला से बाहर निकलता है। बाहर वही बॉडीगार्ड खड़ा था जिसे युवराज ने समायरा की सिक्योरिटी के लिए लगाया था। युवराज उससे कुछ कहने ही वाला था तभी सुहानी उस बॉडीगार्ड से कहती है, अरे आप यहाँ, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर युवराज और वो बॉडीगार्ड दोनों चौंक जाते हैं। युवराज पहले सुहानी को फिर उस बॉडीगार्ड को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। युवराज की नज़रों से वो बॉडीगार्ड डर जाता है और सुहानी से कहता है, मैडम, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। सुहानी कहती है, आपका एक सामान वापस करने के लिए। गार्ड घबराते हुए कहता है, कैसा सामान। सुहानी अपना बैग निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है। युवराज और वो बॉडीगार्ड दोनों क्यूरियस लग रहे थे। कुछ ही देर में सुहानी अपने बैग से एक लाइटर निकलाती है। ये वही लाइटर था जिसे सुहानी ने हॉस्पिटल में गार्ड के पॉकेट से निकाला था जब वो हिप्नोटाइज्ड था। अपना लाइटर सुहानी के हाथ में देखकर बॉडीगार्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उस लाइटर को काफी समय से ढूंढ रहा था, लेकिन युवराज के सामने वो सुहानी से कोई सवाल नहीं करता। बॉडीगार्ड सुहानी से लाइटर लेकर उसे थैंक्स कह देता है। युवराज भी ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो इन बातों को इग्नोर करके सुहानी से कहता है, तुम कार में बैठो, मुझे चाली से जरूरी बात करनी है। सुहानी उस बॉडीगार्ड को देखते हुए कहती है, अच्छा, तो आपका नाम चाली है। बॉडीगार्ड अभी भी कुछ नहीं कहता। युवराज इरिटेट होकर सुहानी से कहता है, सुहानी, कार में बैठो। सुहानी फिर से चाली की तरफ देखते हुए एक स्माइल करती है और कार के अंदर बैठ जाती है। चाली इस वक्त घबराया हुआ था। युवराज चाली से बात करने के बाद कार में बैठकर कोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। कार चलाते वक्त युवराज बिल्कुल खामोश था। वो कुछ नाराज सा लग रहा था जिसे सुहानी बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। युवराज ड्राइव करते हुए सुहानी से कहता है, तुमने चाली की लाइटर क्यों चुराई। सुहानी युवराज को अजीब सी नजरों से देखती है और कहती है, मैंने चुराई नहीं, बस उसके पॉकेट से निकाली थी जब वो हिप्नोटाइज्ड थे। युवराज सामने देखते हुए कहता है, किसी का सामान बिना उसकी परमिशन के लेना चोरी ही कहलाती है। सुहानी युवराज पर गुस्सा होते हुए कहती है, अगर मैंने चोरी की होती तो उसे वो लाइटर वापस नहीं करती। ये सुहानी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है और युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है,
आपसे एक सवाल करूं? युवराज कहता है, हम। युवराज के इस रिएक्शन से सुहानी अपना मुंह बनाने लगती है। फिर कहती है, आपको आज तक कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया है? युवराज सुहानी के इस सवाल से चौंक जाता है और कहता है, व्हाट? सुहानी को लगता है शायद युवराज ने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं। वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मैंने पूछा आपको आज तक कितनी? सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज कहता है, सुनाई देता है मुझे। मेरा मतलब था कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सुहानी कहती है, जरूरी सवाल है, आप जवाब दो। युवराज सुहानी के सवाल को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए कहता है, मुझे याद नहीं। सुहानी युवराज पर दबाव बनाते हुए कहती है, युवराज सर प्लीज बताएं ना। युवराज समझ चुका था कि जब तक वो सुहानी को उसके सवालों के जवाब नहीं दे देगा वो उसे शांति से बैठने नहीं देगी। युवराज कहता है, काफी लड़कियों ने किया है। सुहानी कहती है, उनमें से ऐसी कितनी थी जो बिल्कुल आपके पीछे ही पड़ गई थी? युवराज कहता है, थी ऐसी भी कुछ। सुहानी आगे कहती है, तो क्या उन सबको भी उस साए ने मार डाला? युवराज सुहानी का ये सवाल सुनकर सीरियस हो जाता है। उसे अब समझ आता है कि सुहानी एक्चुअल में पूछना क्या चाहती है। युवराज कहता है, नहीं, उसने सृष्टि के अलावा किसी को भी नहीं मारा था। सुहानी उससे अपना अगला सवाल करती है, तो उस साए ने सिर्फ शालिनी को ही क्यों मारा? युवराज कहता है, उस साए ने सृष्टि को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। सुहानी हैरानी से युवराज से कहती है, तो फिर उसने सृष्टि को क्यों मारा? युवराज कहता है, सृष्टि ने सुना था कि उस विशिंग वेल से कोई भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। उसने उस विशिंग वेल से मुझे मांगा था, जिससे वो उस साए की नज़र में आ गई और उस साए ने सृष्टि को मार दिया। ये बताते हुए युवराज उदास हो जाता है। कहीं न कहीं वो खुद को ही शालिनी की मौत का जिम्मेदार मानता था। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी भी सोच में पड़ जाती है और आगे युवराज से कोई भी सवाल नहीं करती। रात के 10 बज रहे थे। युवराज भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में समायरा का वही कटार थी जिससे उस साए ने युवराज पर हमला किया था। युवराज बेधड़क तेजी से उस गुफा के अंदर जा रहा था। कुछ ही देर में वो गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि भैरवनाथ हमेशा की तरह अपने ध्यान में मग्न है। युवराज के वहां पहुंचते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, आज बहुत दिनों के बाद आए हो। इसका मतलब कोई विशेष कारण होगा तुम्हारे यहाँ आने का। युवराज उस कटार को आगे करते हुए कहता है, ये क्या है? युवराज इस वक्त भैरवनाथ से कुछ फीट दूर खड़ा था। युवराज की कटार को सामने करते ही वो कटार युवराज के हाथ से भैरवनाथ के पास हवा में उड़ते हुए जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो कटार भैरवनाथ के हाथ तक पहुंच जाता है। कटार के हाथ में आते ही भैरवनाथ उसे बड़े गौर से देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज सामने खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद भैरवनाथ अपनी आंखें खोलकर युवराज से कहता है, ये एक विशेष प्रकार का शस्त्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक विशेषता है। भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो क्यूरियस होकर कहता है, और वो क्या है? भैरवनाथ उस कटार को देखते हुए कहता है, इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये बिल्कुल बेजान हो जाता है, फिर किसी आम कटार और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसका इस्तेमाल हो चुका है। भैरवनाथ युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये कटार किसकी है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, समायरा की। युवराज का जवाब सुनकर भैरवनाथ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो युवराज से कहता है, लेकिन समायरा तो तुम्हें मारना चाहती है, इसका मतलब ये कटार उसने तुम पर इस्तेमाल किया था। युवराज कहता है, इस कटार से उस साए ने मुझ पर हमला किया था। युवराज का जवाब सुनकर भैरवनाथ हैरानी से अपनी जगह से उठ जाता है। उसे युवराज की बातों पर विश्वास नहीं होता। भैरवनाथ कहता है, ये असंभव है। युवराज कहता है, क्या असंभव है? भैरवनाथ कहता है, जिस पर भी इस कटार से वार किया जाता उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। तुम पर तो खुद उस साए ने इससे वार किया था, तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? युवराज कहता है, यही तो मैं तुमसे जानने आया हूँ। भैरवनाथ फिर से अपने आसन पर बैठ जाता है। वो अपने सामने एक लाल कपड़ा अपने सामने बिछाता है और उस पर कटार को रख देता है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस कटार पर लाल सिंदूर और भभूत डालने लगता है। युवराज ये सब अपनी जगह पर खड़े देख रहा था। कुछ देर बाद भैरवनाथ का अनुष्ठान पूरा हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। भैरवनाथ युवराज की तरफ देखते हुए कहता है,
समायरा ने इस शस्त्र को कई सालों की साधना से बनाया था, शायद वो इससे तुम्हें मारना चाहती थी। लेकिन ये बात मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि इस कतार से तुम बच कैसे गए। युवराज भैरवनाथ से कहता है, मुझे तुमसे एक और सवाल का जवाब चाहिए। भैरवनाथ उत्सुकता से युवराज को देखता है। युवराज भैरवनाथ को वो सारी बातें बता देता है जो उस कतार लगने के बाद उसके साथ हुई थी। कैसे वो अचानक से कभी कभी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कैसे रक्षा के उसकी शक्तियों को बांधने के बाद भी वो समायरा को उससे बचा पाया। युवराज की बातें सुनकर भैरवनाथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है। युवराज भैरवनाथ की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। युवराज का हाथ छूते ही भैरवनाथ का चेहरा हैरानी से भर जाता है। वो युवराज से कहता है, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर समायरा की शक्तियां हैं। जब कभी तुम्हारा शरीर और दिमाग इसे संभाल नहीं पाता तो तुम अपने काबू से बाहर हो जाते हो। लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम उन शक्तियों को कैसे काबू कर रहे हो। युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी की वजह से। युवराज को इस बात का पहले से ही अंदाजा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो अपने अंदर जो महसूस कर रहा था वो पहले से बिल्कुल अलग था। युवराज कहता है, लेकिन समायरा की शक्तियां मुझ में कैसे आ सकती है। भैरवनाथ उस कतार को देखते हुए कहता है, इस कतार की वजह से। युवराज भी नीचे रखे उस कतार को देखते हुए कहता है, इस कतार की वजह से। भैरवनाथ युवराज को समझाता है, हाँ, इस कतार की वजह से। वो कतार समायरा के सालों की साधना से बना था, उसमें बहुत शक्तियां थी। जब वो कतार तुम्हारी जान नहीं ले पाया तो तुम्हारे शरीर ने उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच ली और इस तरह से समायरा की बहुत सी शक्तियां तुम्हारे शरीर में आ गई। अब युवराज को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो भैरवनाथ से कहता है, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही युवराज उस गुफा से बाहर जाने लगता है। युवराज के जाने के बाद भी भैरवनाथ के चेहरे से वो हैरानी नहीं जाती। वो अपने सामने देखते हुए खुद से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। समायरा की शक्तियां काबू करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन युवराज उन्हें कैसे काबू कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात, युवराज उस कतार से बच कैसे गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवराज उस साए से नहीं बल्कि किसी और चीज से जुड़ा हो। भैरवनाथ की गुफा से बाहर निकलकर युवराज अपने घर की तरफ बढ़ता है। युवराज अब तक ये तो समझ गया था कि समायरा की शक्तियों को वो सुहानी की वजह से कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन ये बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उस कतार से कैसे बच गया। यही सब सोचते हुए युवराज अपनी कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से उनकी कार रुक जाती है। युवराज की कार सड़क से दूर बीच जंगल में रुकी थी। ये युवराज कार से बाहर निकलता है और बोनट खोलकर उसे चेक करने लगता है। युवराज को कार के सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वो कुछ सोचते हुए कहता है, सब कुछ तो ठीक है, फिर ये कार बंद कैसे हो गई। तभी युवराज के सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज के दर्द सहने की क्षमता किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन ये दर्द तो युवराज से भी सहन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में युवराज के सर के साथ साथ उसके पेट में भी वही दर्द होने लगता है। धीरे धीरे ये दर्द युवराज के पूरे शरीर में फैल जाता है और वो दर्द से जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ समायरा भी अपने बेड पर लेटे हुए बेचैनी से छटपटाने लगती है। अर्नव उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अर्नव घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है और फिर से समायरा को हैंडल करने की कोशिश करने लगता है। इधर युवराज जमीन पर पड़ा दर्द से छटपटा रहा था। वो समझ गया था कि उसके साथ ही क्या हो रहा था। युवराज दर्द में चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। युवराज को एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी जान। युवराज जमीन पर अपने पेट के बल पड़ा था। वो अपना सर ऊपर उठाता है। वो देखता है कि सामने रक्षा खड़ी थी। युवराज उसे देखकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से वो उठ नहीं पाता। रक्षा को युवराज की ये हालत देखकर मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। युवराज कोई जवाब नहीं देता और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठता है। अब वो दर्द युवराज से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी रक्षा अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ में एक पुतली थी जिसे वो देखने लगती है। रक्षा के ऐसा करते ही युवराज के कानों में तेज दर्द होता है और वो दर्द से अपने कान बंद कर लेता है। कुछ ही देर में युवराज के कान से खून बहने लगता है। उसे इस तरह तड़पते देख रक्षा कहती है, आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, वो साया भी नहीं। वो खुद इतना कमजोर है कि आज अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगी।
इस वक्त जितना दर्द युवराज को हो रहा था, उतना ही सुकून रक्षा के दिल को मिल रहा था। वो आज वहां पूरी तैयारी के साथ आई थी। बहुत देर तक युवराज को इसी तरह से टॉर्चर करने के बाद रक्षा उससे कहती है, अब खेल बहुत हो गया, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। अपनी आंखें बंद कर लो और जिससे भी तुम प्यार करते हो उसे आखिरी बार याद कर लो। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।